है हमारा साझेदार के अधिकार। साझेदार के क्या अधिकार होते हैं कि प्रत्येक साझेदार को निश्चित किए गए अनुपात में लाभ हानि पाने का अधिकार है। जो सब पार्टनर्स मिलके डिसाइड करेंगे कि भाई जो लाभ होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 के रेशियो में, 3, 4, 5 के रेशियो में, या सब में बराबर बटेगा। तो जो भी डिसाइड होगा वो उसको पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्या अधिकार होगा साझेदार को कि प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। इनकी व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाएंगी उन सबको देखने का अधिकार उस व्यक्ति के पास होगा। ठीक है, इनकी वो व्यक्ति कभी भी ये देख सकता है कि व्यवसाय में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि साझेदारी व्यवसाय से संबंधित मामलों में उससे परामर्श लिया जाए। यानी कि पार्टनरशिप में अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो सारे पार्टनर्स की सहमति होना जरूरी है। ये नहीं होता कि 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर्स ने कुछ भी सोच लिया कि चलो अपने बिजनेस को बेच देते हैं और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो अकेला उसको नहीं बेच सकता। उस एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, बाकी तीनों से भी पूछना पड़ेगा। ठीक है, और हर साझेदार अपनी जो पुस्तक होंगी, ठीक है, जिसमें हम रिकॉर्ड रखेंगे, वो कभी भी वो देख सकता है। ठीक है, हर साझेदार को यह अधिकार है कि वे किसी नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। यानी कि इसमें क्या है कि ABCD कोई 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और वो E को प्रवेश दिलाना चाहते हैं। ठीक है, D है, वो चाहता है कि E भी व्यवसाय में आए, तो सिर्फ D की वजह, D के चाहने से ही E व्यवसाय में पार्टनर्स नहीं बनेगा। E को अगर पार्टनर्स बनना है तो उसकी सहमति कौन देगा, ABCD, यानी कि सभी की सहमति होनी जरूरी है। नेक्स्ट है प्रत्येक साझेदार साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी होता है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी संपत्तियां होंगी वो सभी की बराबर होंगी। यदि किसी साझेदार ने फर्म को कोई ऋण दिया है, ठीक है, यानी कि जैसे पार्टनरशिप है ABCD की, ठीक है, और कोई लॉस हो गया फर्म को, उसको पैसे की जरूरत है, तो C ने क्या कहा कि मैं जो है आपको मतलब फर्म को पैसे दे दूंगा, लोन दे दूंगा, ठीक है, ऋण के रूप में। तो ऋण के रूप में C ने मान लो 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए दे दिया, तो ये 1 लाख रुपए क्या हो गया, C का ऋण हो गया, जो उसने किसको दे रखा है, फर्म। ठीक है, तो इस ऋण के ऊपर C को क्या मिलेगा, 6% वार्षिक ब्याज। तो ये कई बार एक नंबर में आता है कि अगर साझेदार ने कोई ऋण दे रखा है फर्म को, तो उसको कितना ब्याज मिलेगा, 6%। यानी कि साल के एंड में जो साझेदारी फर्म के जो लाभ होगा, उस लाभ में से 6% ब्याज C को दिया जाएगा। क्योंकि हम पढ़ के आए ना कि फर्म और साझेदार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लॉस में चल रही थी, C ने फर्म को लोन दे दिया। ठीक है, तो अब फर्म क्या करेगी, C को 6% ब्याज देगी। ठीक है, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो उसको 1 लाख रुपए वापस दे देगी। जब तक 1 लाख वापस नहीं दे पाती तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, हर साल 6% ब्याज देना पड़ेगा C को। यदि कोई साझेदार फर्म की तरफ से कोई व्यय करता है अथवा उसका भुगतान करता है तो उसे फर्म से वापस पाने का अधिकार है। जैसे कि इसमें क्या है कि यदि कोई खर्चा जो फर्म का था, ठीक है, जैसे फर्म का कोई रजिस्ट्रेशन कराना था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना था, उसका भुगतान A ने कर दिया। ठीक है, जैसे A मान लो कोर्ट में गया था, उसने अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया और A ने अपनी जेब से 5,000 रुपए दे दिए। तो ये 5,000 रुपए A अपनी तरफ से दे तो दिए, लेकिन ये 5,000 वो कहाँ से लेगा, फर्म से। ठीक है, वो ये 5,000 उसको फर्म से लेने हैं, क्योंकि ये 5,000 सिर्फ A को थोड़ी ना देना था, ABCD सभी को देना था। इनकी ABCD की जो पार्टनरशिप जो फर्म है, ठीक है, जो पार्टनरशिप है उसको देना था। तो ये 5,000 रुपए उस पार्टनरशिप में से ली जाएगी कि पार्टनरशिप में जो लाभ होगा निकल के उसमें से 5,000 A को दिया जाएगा, क्योंकि A ने व्यवसाय के 5,000 रुपए का भुगतान खुद से कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद है जैसे होता है ना, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे किसी बच्चे से स्कूल का कुछ सामान मंगा लेते हैं, ठीक है, तो उस बच्चे ने जैसे वो घर से ले तो आया सामान,
लेकिन उसको पैसे स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। तो वही चीज ये है। नेक्स्ट है, प्रत्येक साझेदार को उचित नोटिस देने के पश्चात फर्म से अवकाश ग्रहण करने का अधिकार है। इनकी कोई साझेदार अगर छोड़ना चाहता है, ठीक है, किसी फर्म को छोड़ना चाहता है तो वह एक नोटिस देगा, जब चाहे तब रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये था आपकी साझेदार के अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है सीमित साझेदार, सीमित दायित्व साझेदारी। इनके एक तो हम साझेदारी पढ़ के आए हैं, एक होती है सीमित दायित्व साझेदारी। जैसे इसमें नाम से ही हो गया कि जो दायित्व होंगे ना साझेदारों के वो क्या होंगे, सीमित। अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि फर्म में अगर लॉस होगा तो सारे साझेदार मिलके भुगतान करेंगे, कि वहां पे उनका दायित्व कोई लिमिट में नहीं है कि अगर लॉस हो गया तो सिर्फ 1-1 लाख ही रुपए देंगे एबीसीडी। अगर लॉस 8 लाख का है तो वो 8 लाख एबीसीडी में सब में बटेंगे। 10 लाख का है तो 10 लाख सब में बट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। इनके यहाँ पे पहले से ही तय होता है कि ए सिर्फ 2 लाख रुपए तक जिम्मेदार है, बी 3 लाख तक, सी 4, मतलब वो पहले फिक्स हो जाता है कि ए कितने पैसे तक का दायित्व निभा सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर लॉस हो जाएगा और ए ने पहले ही पार्टनरशिप में आने से पहले ही बता दिया था कि मैं 3 लाख रुपए तक का सहन कर सकता हूँ लॉस, तो वहां पे अगर लॉस हो गया किसी फर्म को तो ए कितने पैसे देगा, सिर्फ 3 लाख ही। बी ने बताया कि मैं 2 लाख तक का पार्टनरशिप बन सकता हूँ, तो अगर फर्म को लॉस हो गया तो बी कितने पैसे देगा, सिर्फ 2 लाख। तो ये होती है सीमित दायित्व साझेदारी। इसमें क्या होता है, सीमित दायित्व साझेदारी से आशय उस अधिनियम के अंतर्गत निर्माण की गई एवं रजिस्टर्ड की गई साझेदारी से है, ठीक है। इनकी सीमित दायित्व साझेदारी क्या होती है कि इस अधिनियम सीमित दायित्व साझेदारी का एक अलग से अधिनियम, एक एक्ट है। तो इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई साझेदारी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो साझेदारी हमारी क्या मानी जाएगी। अगर हमने साझेदारी का रजिस्ट्रेशन 1932 के तहत करवाया है, ठीक है, 1932 के तहत, तो ये हमारी क्या मानी जाती है, सिंपल साझेदारी। लेकिन अगर उसको हमने एलएलपी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया है तो वो हमारी पार्टनरशिप क्या होगी, सीमित दायित्व, ठीक है, समझ गए। अगर इस एक्ट के तहत हमने रजिस्ट्रेशन कराया है तो सीमित, अगर हमने 1932 के अंतर्गत कराया है तो क्या होगी, सिंपल साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी की प्रकृति क्या होती है, इसमें क्या होती है कि यह एक कॉर्पोरेटेड संस्था है, निगमित संस्था है। इसकी स्थापना और समामेलन इस अधिनियम के तहत होते हैं, किसके तहत, एलएलपी के तहत। इसका एक लीगल अस्तित्व होता है जो इसके सदस्यों से भिन्न होता है। इनकी इस कंपनी, इस साझेदारी का ना अपना एक अलग अस्तित्व होता है। जैसे हम पीछे वाले में पढ़ के आए थे ना कि उस साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो भी लॉस, जो भी लाभ होते वो सभी साझेदारों में बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे साझेदार अलग होते हैं और साझेदारी जो फर्म है वो अलग होती है। नेक्स्ट है एलएलपी का परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है, इनके स्थायी जीवन होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कंपनी वाले में 11th में कि सदस्य आते हैं, सदस्य जाते हैं, लेकिन कंपनी बनी रहती है। तो वैसे ही एलएलपी होती है कि इसमें पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन जो ये एलएलपी है, जो ये पार्टनरशिप है, ये बनी रहेगी। किसी एक पार्टनर्स के आने या जाने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एलएलपी के साझेदारों में अगर कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, तो एलएलपी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई एक नया साझेदार आया, ठीक है, उसके आने से सब कुछ रेशियो फिर चेंज हो गया कि अब भाई जो पहले लाभ को 1, 2, 3 के रेशियो में बढ़ता था अब उसको 3, 4, 5 में बांटेंगे। कोई बात नहीं, बांट लो, चेंज कर लो। ये रेशियो चेंज होने से या एक के आने से दूसरे के जाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनकी कहने का मतलब क्या है, सीमित दायित्व साझेदारी वो साझेदारी है जिसमें पार्टनर्स आते हैं जाते हैं लेकिन ये साझेदारी खत्म नहीं होती, ठीक है। इसमें जो साझेदार बनते हैं उनका दायित्व एक अमाउंट तक ही रहता है, एक
सीमित राशि तक ही होता है, ठीक है। वो एक जो उनका जो दायित्व होगा वो सीमित होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी इसमें इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। तो यहाँ पे उसने अंतर भी बता रखा है, ठीक है। अंतर बता रखा दोनों में कि इसके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होगा 1932 और इसके ऊपर एलएलपी एक्ट 2008। इसका रजिस्ट्रेशन अपनी इच्छा है, यानी कि दो व्यक्ति अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पार्टनरशिप का, नहीं चाहे तो जरूरी भी नहीं है। जैसे आपने गांव में भी देखा होगा कि 2-3 व्यक्ति मिलके कई सालों से पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसका उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा। तो जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन हो, वो उन सदस्यों के ऊपर डिपेंड करता है, वो कराना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं कराना चाहते तो ठीक है। लेकिन अगर वो एलएलपी टाइप की पार्टनरशिप करना चाहते हैं, सीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये आपस में एग्रीमेंट के द्वारा बनती है, ठीक है। जब पहले बताया था ना कि दो व्यक्तियों में कोई एग्रीमेंट होगा ना कि भाई चलो हम व्यवसाय करेंगे, तो पार्टनरशिप बन के तैयार होती है, वहां से निकलती है। लेकिन ये कहाँ से निकलती है? कानून के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई एक कॉरपोरेट संस्था, ठीक है, कोई एक बिजनेस यूनिट साझेदार नहीं बन सकती, ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक यूनिट साझेदार बन सकती है। इसका पृथक अस्तित्व नहीं होता। अभी हम पहले भी बता के आए कि सिंपल साझेदारी है तो जो भी लॉस होगा सभी में बांटा जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि ए ने सिर्फ ये कहा कि मैं 3 लाख तक का ये लॉस बियर करूंगा, नहीं। जो भी लॉस होगा, ए को जितना हिस्सा मिलेगा उसको उतने हिस्से का लॉस सहन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें साझेदार अलग होते हैं साझेदारी फर्म से। एक साझेदार जितने पैसे को प्रवेश करने के टाइम पे बता देता है कि मैं इतने पैसे तक दायित्व निभा सकता हूँ, तो उसको उतने तक का दायित्व दिया जाएगा, ठीक है। ये था दोनों में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्थायी जीवन। पार्टनरशिप का क्या होता है? स्थायी जीवन नहीं होता। जैसे क्या था, दो पार्टनर से मान लो एक की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पार्टनरशिप कहाँ रही? अकेला व्यक्ति तो पार्टनर हो नहीं सकता, इसलिए इसका जीवन स्थायी नहीं होता, ठीक है। लेकिन एलएलपी में हम पढ़ के आए थे कि कानून के द्वारा निकल के आती है, ठीक है, और साझेदार आए या जाए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कम से कम इसमें 2 सदस्य होंगे, अधिकतम 50। एलएलपी में कम से कम 2 सदस्य, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, संपत्तियों का स्वामित्व, कि फर्म किसी भी संपत्ति की स्वामी नहीं हो सकती। इनकी उस पार्टनरशिप फर्म के पास जितनी भी संपत्तियां होंगी, वो संपत्तियों का स्वामी कौन होते हैं? वो साझेदार, ठीक है। लेकिन एलएलपी में क्या होता है, क्योंकि साझेदार और फर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए एलएलपी में उस पार्टनरशिप की जितनी भी संपत्तियां होंगी वो उस पार्टनरशिप फर्म की संपत्ति मानी जाएगी, ना कि साझेदारों की, ठीक है। इसलिए संपत्तियों पर एलएलपी में किसका अधिकार होता? फर्म का। लेकिन अगर एक सिंपल साझेदारी है तो उसमें जितनी भी संपत्तियां होंगी वो किसकी होंगी? स्वामियों की, इनकी साझेदार। इसमें दायित्व असीमित होता है, जैसे हम पीछे भी पढ़ के आए, और इसमें दायित्व सीमित होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एलएलपी और सिंपल साझेदार। अब हमारा साझेदारी संलेख। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, कि हम ना, जैसे हमने पढ़ के आए थे कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के तहत बन के तैयार होती है, तो उस एग्रीमेंट में हम कुछ बातों को लिखते हैं, तभी तो एक बनेगा ना। जैसे कोई आपसे पैसे लेने आता है तो आप एक एग्रीमेंट करते हो ना कि भाई मैं ए, ठीक है, इस तारीख को बी नाम के व्यक्ति को इतने रुपए लोन दे रहा हूँ, ठीक है, और बी मेरे को इस तारीख को ये पैसा वापस कर देगा, तो वो एक क्या बना? एग्रीमेंट बना। तो ऐसे ही पार्टनरशिप की एक डीड होती है, ठीक है, जिसमें पार्टनरशिप जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड हर बात लिखी जाएगी कि कितने व्यक्ति पार्टनर्स बनने वाले हैं, क्या उनका नाम है, किस चीज़ में व्यवसाय करेंगे, भाई किस चीज़ का पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, दवाई का बिजनेस करेंगे, ठीक है, या फिर कपड़े का बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, कौन कितने पैसा लगाएगा, जो लाभ होगा वो कैसे बांटा जाएगा,
ठीक है। अगर पूंजी कितनी लगाई जाएगी, किसी ने अगर पैसा निकाला है बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए, जिसको अमारण बोलते हैं, तो वो निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, और अगर निकाल सकता है तो उस पर क्या ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उस पार्टनर से कितना ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, सैलरी कितनी होगी, अगर हम साझेदारों को सैलरी देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, देंगे तो कितनी सैलरी देंगे। और उसके बाद है गुडविल क्या होगी। उसके बाद है फर्म का हिसाब किताब लिखने का क्या तरीका होगा, इनके हम अपने हिसाब किताब को कैसे लिखेंगे, जर्नल में लिखेंगे या सहायक भैया भी बनाएंगे। ठीक है, ऑडिट किससे करवाएंगे, बाहर से कोई व्यक्ति आएगा ऑडिट करने, या फिर हम अंदर से ही किसी व्यक्ति का चुनाव करेंगे। साझेदारी हमने किस डेट में स्टार्ट करी है, साझेदारी हम कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, 5 साल 10 साल कितने टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद बैंक में खाता की साझेदारी के जो भी लेन देन होगा वो बैंक से ही होगा ना, तो बैंक में खाता जो है किस नाम से खोला जाएगा, किसी एक व्यक्ति के नाम से खोला जाएगा, फर्म के नाम से खोला जाएगा, किसके नाम से खोला जाएगा। और अगर वो खाता खोल लिया, उस खाते में से हमने किसी को चेक काट के देना है, तो उस चेक पे साइन करने का अधिकार किस व्यक्ति को दिया जाएगा, कि सारे के सारे पार्टनर साइन करेंगे या सबकी तरफ से कोई एक करेगा। अगर कोई एक को ये अधिकार दिया जाएगा तो वो कौन होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि शुरुआत में ही सारी बातें फिक्स कर ली जाती है कि क्या होगा कब होगा। ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि कल को अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है फर्म में, जैसे सी कह देता है कि ए बी ने धोखाधड़ी करी है, ठीक है, मेरे साथ मेरा पैसा जो है इन्होंने कम दिया है मेरे को, तो अगर ये बातें पहले से रिटर्न में लिख रखी हैं तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट पढ़ सकता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में तय क्या किया था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें साझेदारी संलेख बनाया जाता है, इसमें साझेदारी से रिलेटेड सारी बातें होंगी। ठीक है, एक आपको ये नाम दिख रहा होगा, गार्नर बनाम मुर्रे का निर्णय का प्रयोग। ये एक केस आया था पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, कोई झगड़ा था, इसमें एक का नाम था गार्नर, दूसरे पार्टनर्स का नाम था मुर्रे। तो इनके केस में ना कुछ कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए थे। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने ये साझेदारी नहीं बना रखी, ठीक है, ये साझेदारी डीड ये संलेख नहीं बना रखा, इतनी सारी बातें नहीं तय कर रखी, तो उस कंपनी के ऊपर, ठीक है, वो मत बनाए। वो ये तय कर सकते हैं कि हम कोई डीड नहीं बनाएंगे, कोई संलेख नहीं बनाएंगे, हम गार्नर बनाम मुर्रे का पालन करेंगे। तो ये क्या है कि गार्नर बनाम मुर्रे में कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया था कि फर्म में क्या होना चाहिए। अगर उन्होंने ये डीड नहीं बना रखी थी तो साझेदारों को कितना लाभ मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, पूंजी जो उन्होंने लगा रखी उस पर ब्याज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें कोर्ट ने बताया था। तो कोर्ट ने जो बताया वो गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय के नाम से फेमस हो गया। और अब जो है कई जो पार्टनरशिप होती है ना, वो क्या करते हैं कि ये डीड बनाने की बजाय यूँ कह देती हैं कि गार्नर बनाम मुर्रे का ही हम पालन करेंगे। आपकी बुक में आएगा कि गार्नर बनाम मुर्रे में क्या डिसीजन दिया था कोर्ट ने। इनके अगर संस्था ने कुछ अपनी तरफ से तय नहीं कर रखा तो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे फैसले के, वही चीज़ें अप्लाई होंगी। जैसे कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि पार्टनर्स को जो है, आप अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा है कंपनी को तो उस लोन के ऊपर उसको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, और वो ब्याज का रेट होगा 6%। तो अगर उन्होंने ये साझेदारी संलेख बना रखा होता तो वो तय कर सकते थे कि भाई हम लोन पे ब्याज देंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी रेट लगा देते थे, 8 10 12 जो भी, लेकिन उन्होंने ये तो बनाया ही नहीं। ठीक है, और वो यूँ कह रहे हैं कि हम इसका पालन करेंगे, तो इसका पालन करेंगे तो इसका मतलब जो पार्टनर्स कंपनी को लोन देगा उसको कितना ब्याज मिलेगा, 6%। ऐसे ही कुछ और भी डिसीजन थे जो आपके आगे आएंगे। तो ये थे आपके साझेदारी संलेख, उसमें क्या क्या बताया जाएगा, व्यवसाय के बारे में पूरा पहले से ही लिखित में बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है साझेदारी संलेख का महत्व। अभी बताए ना कि इसका क्या महत्व, क्यों बनाया जाता है। तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि फर्स्ट तो है
कि हर साझेदार को ये पता लग जाता है कि उसके क्या तो अधिकार हैं, उसका क्या कर्तव्य है संस्था के प्रति और उसके क्या दायित्व बनते हैं। ठीक है, साझेदारों में आपस में कोई गलत फहमी भी नहीं रहती, उनको ये भी नहीं रहता कि एक को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बे को कम मिल रहे हैं, क्योंकि सब पहले से ही डिसाइड होता है। ठीक है, और ये जो साझेदारी संलेख बनाया ये सभी ने मिलकर बनाया गया है, सबकी सहमति से, इसलिए कोई गलत फहमी भी नहीं होती। साझेदारों में कोई विवाद होने पर हम कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट हमारा ये संलेख देख के बता सकता है कि भाई आप लोगों ने पहले ये फिक्स कर रखा था, तो अब आप लोगों ने ये गलत किया या ये सही किया। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक लिखित साझेदारी संलेख का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं कि साझेदारी संलेख हर साझेदार को बनानी चाहिए। जरूरी नहीं वो बनाए, लेकिन क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं इसलिए ये बना लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल को पूरे टाइम में ये हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारी, अगर किसी ने साझेदारी संलेख नहीं बना रखा तो उसके ऊपर क्या नियम लागू होंगे। अगर बना रखा है तो वो सब कुछ पहले से ही फिक्स करेगा कि भाई उसको इतना लाभ मिलेगा, वो इतनी पूंजी लगाएगा। लेकिन अगर जिसने नहीं बनाए तो उसके ऊपर क्या रूल लागू होंगे। क्या रूल लागू होंगे, फर्स्ट है लाभ हानि विभाजन का अनुपात, कि जो भी लाभ और हानि होगा वो किस में बांटा जाएगा, उनकी पूंजी में। यानी कि जिस पार्टनर्स ने जितनी पूंजी लगा रखी है उसी रेशियो में लाभ बांट दिया जाएगा। जैसे पूंजी लगा रखी थी, 3 पार्टनर है ए बी सी, ए ने लगाए 1 लाख, बी ने लगाए 2 लाख, सी ने लगाए 3 लाख, तो इन उनका पूंजी किस रेशियो में है, 0-0-0, किस रेशियो में है, 1:3 के रेशियो में। अब अगर साल के एंड में उसको 5 लाख रुपए का लाभ हुआ है तो ए को कितना पैसा मिलेगा, 5 लाख का, ए का रेशियो कितना, 1 बटे टोटल कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। ऐसे ही निकालने ना रेशियो, 1 2 3 का रेशियो। ए का अगर हम हिस्सा निकालेंगे तो टोटल लाभ 5000, 5 गुना में ए का हिस्सा कितना है, 1, और बटे टोटल, तो टोटल कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। और ऐसे ही अगर बी का हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ 1 की बजाय क्या हो जाएगा, 2, सी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, नीचे तो टोटल ही रहेगा। तो अगर ये साझेदारी संलेख नहीं बना रखा तो हम लाभ हानि किस रेशियो में बांटेंगे, उनके पूंजी के रेशियो में। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज, यानी कि जो इन्होंने पूंजी लगाई थी 1 2 3, क्या हम उस पर ब्याज देंगे उन्हें। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर उन्होंने कोई साझेदारी संलेख बना ही नहीं रखा तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर संलेख बना रखा होता तो वो उनकी मर्जी थी, वो आपस में पहले ही फिक्स कर लेते कि भाई ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने बनाया नहीं तो कोर्ट क्या कहता है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आहरण पर ब्याज, यानी कि कोई साझेदार अगर फर्म से पैसा निकाल लेता खुद के यूज के लिए तो उस आहरण पर फर्म कोई ब्याज नहीं लेगी, क्योंकि पूंजी पर वो फर्म ब्याज देती नहीं तो आहरण पर ब्याज लेगी क्यों, इसलिए फर्म पर कोई ब्याज नहीं लेगी। ठीक है, उसके बाद है साझेदार को वेतन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी साझेदार को अगर वो फर्म में कोई कार्य करता है, साझेदार के अलावा कोई कार्य करता है तो उसको कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऋण पर ब्याज, इसमें क्या होता है कि किसी साझेदार ने अगर कंपनी को कोई ऋण दे रखा है तो उसको ब्याज दिया जाएगा, कितना होगा, वो 6% होगा, और वो ब्याज जरूर दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, लेकिन ऋण के ऊपर ब्याज जरूर दिया जाएगा। उसके बाद है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश तभी होगा जब सारे साझेदार मतलब सहमत होंगे। ठीक है, हर साझेदार संचालन में भाग ले सकेगा। ठीक है, और अपनी जो व्यवसाय से रिलेटेड बुक्स हैं वो कभी भी देख सकता है, तो ये उसके अधिकार होंगे। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, इनकी यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तो ये सिर्फ बेस था, स्टार्ट था, आप अच्छे से बुक को पढ़ना, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सम स्टार्ट होंगे।
तब वो मैं अच्छे से बोर्ड पे कराती हूँ।